सर थैंक यू वेरी मच जी। वक्फे के बाद दोबारा मैं नाम आपकी खिदमत में हाजिर है। सर अब थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पे बात करते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईसीसी ने अप्रूवल दी इंडिया के साथ ट्रेड को रिज्यूम करने की, और कैबिनेट ने उसको जाके रिजेक्ट कर दिया। तो ये आप डबल सिग्नलिंग क्यों कर रहे हैं? मैं सवाल ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप वर्ल्ड बैंक में ये कुछ जो रीजनल कॉपरेशन के प्रोजेक्ट्स थे उनको भी लुक आफ्टर करते रहे हैं। तो ये कब तक हम एड पे जो है वो मुल्क को चलाते रहेंगे और ट्रेड की तरफ नहीं आएंगे? और ट्रेड अगर करनी है तो वो रीजनल ट्रेड ही करनी पड़ेगी। देखिए मेहताब साहब, दो तीन ट्रेंड बड़े क्लियर है। एक तो ये है कि हमारा फ्यूचर जो है वो हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी नेबरहुड के साथ जुड़ा हुआ है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और ग्लोबलाइजेशन का टाइम, आप जिसको हम ग्लोबलाइजेशन 2.0 कहते हैं, वो रीजन्स की तरफ कन्वर्ट हो रही है। हर रीजन अपने इंटरेस्ट को वहां पे सॉल्व कर रहा है और वो हम इसको इकोनॉमिक्स में न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं कि ज्योग्राफी इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है जी। दूसरी चीज ये है जो मैंने शुरू में बिल्कुल कहा था कि किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट का इन्हिसार ट्रस्ट के ऊपर होता है। ट्रस्ट डेफिसिट आपका बनता है जब आप मिक्स्ड सिग्नल देते हैं। जहां इदारे कमजोर होते हैं वहां लोग पावरफुल हो जाते हैं। तो जब लोग पावरफुल हो जाते हैं, आप देखिए ना, जैसे जब फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए तो उनकी जो पहले थे उनकी थिंकिंग प्राइवेटाइजेशन पर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पर, आईएमएफ पर फर्क थी। लोगों ने अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करना शुरू किया था। फिर जब जो बदल गए उनका बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग थी। तो ये जो हमारी इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग है, और ये ट्रेड विद इंडिया का इशू नहीं था। आई थिंक इस दफा आईसीसी ने सिर्फ वन ऑफ कुछ कमोडिटीज के ऊपर फैसला दिया था। जी सर। क्योंकि मैं ईसीसी का हिस्सा रहा हूं, दो तीन इसके अंदर चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो ईसीसी जो है उसको इन चीजों को डिफरेंट एंगल से पहले परखना चाहिए। इसके जब आप हिंदुस्तान से ट्रेड करते हैं किसी भी आइटम की, तो उसका एक डिप्लोमेटिक एंगल है, उसका एक सिक्योरिटी एंगल है, उसका एक कमर्शियल एंगल है। तो आपको ये सब, और एक सियासी है। तो ईसीसी ने खाली अगर ये देखा कि वहां से चीजें सस्ती आ रही हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने प्रपोजल दे दी और ईसीसी ने इसको एंडोर्स कर दिया, मेरे हिसाब से वो ईसीसी की कैपेसिटी पे अच्छा रिफ्लेक्ट। दूसरा ये हुआ कि अभी ईसीसी ने उसको एंडोर्स किया था तो नए फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर, हालांकि अभी कैबिनेट ने उसको वेट करना था। सो ये हमारी एक सिस्टम के अंदर जो मैंने अर्ज किया है, फ्रेगमेंटेशन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखाता है, जो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत नेगेटिव सिग्नल है कि जी इस मुल्क के तो अंदर ही फैसलों पे इतना ज्यादा तजाद है, तो अगर हम तो कल को हमारी चीजें भी बदल जाया करेंगी। हमें इसको बहुत, जिसको कहते हैं फूंक फूंक के और अल्टीमेट मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहिए। एंड देयर इज नो नीड टू डू पब्लिक स्टेटमेंट्स ऑन एवरीथिंग। ये मेरी राय पाकिस्तान के लिए। बाकी अगर आप ट्रेड का सवाल देखें ट्रेड के बगैर तो चारा नहीं है। हम अपने मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने सारे साउथ एशिया को हॉस्टेज किया हुआ है अपनी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, कोई संजीदा बड़ा इन्वेस्टर एक दो टेंशन वाली न्यूक्लियर पावर के अंदर लॉन्ग टर्म स्टेक क्यों लेना चाहेगा? तो हमें इसके अंदर इवेंचुअली दो फैसले करने होंगे कि आया हम कंपोजिट डायलॉग में रहना चाहते हैं, फिर एवरीथिंग इज कंटिंजेंट अपॉन ईच अदर। जी देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें कुछ फैसले करने हैं, हम लटके। फॉर इंस्टेंस सार्क जो है कब का हमारी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनइफेक्टिव हो चुका। We decide either we move on in a block led by China, Pakistan, West Asia, Central Asia, या हम ल्यूक वार्म साउथ एशिया के साथ लगे रहे ना, बिकॉज आपकी एनर्जीज लगती हैं इन चीजों पे। सिमिलरली अगर हमने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं, उनको हमने कमर्शियल डील्स के साथ मुंसलिक रखना है या नहीं रखना है।
अभी तक ये है कि कभी मुंसलिक करते हैं, फिर एक शॉक लगता है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। ये जो ट्रेड है ये एक स्ट्रोक ऑफ पेन से बंद हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल वो रहती है। सो हमें बड़ा क्लियरली देखना है कि खित्ते के अंदर चीन के अलावा जो हमारे नेबर्स हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, हिंदुस्तान है, हमने उनके साथ क्या कमर्शियल रिलेशनशिप रखना है। जो भी आप फैसला करें, लेकिन आप उसको फिर स्टिक करें, ये बहुत जरूरी है। ये जो सी सॉ है, दैट इज नीदर हेल्पिंग अस नॉर द वर्ल्ड लुकिंग एट अस। अच्छा, ये तीसरी चीज ये है कि अब जो मैंने अर्ज किया है कि अपनी नेबरहुड तो हम बदल नहीं सकते, अगर हम दोस्ती भी नहीं कर सकते, और हमारे हिंदुस्तान के साथ तो ज्यादा कसूर ईस्टर्न नेबर का है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक पोजीशन ली हुई थी और है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबल नेबरहुड के पैरामीटर्स तय करने हैं। या तो हम बहुत दोस्ती की तरफ जाते हैं, या हम अप एंड आर्म्स हो जाते हैं। देखिए, आप एक मिडल वे भी तो रख सकते हैं ना, कि भाई कुछ चीजों के ऊपर रिस्पॉन्सिबली डील करते रहो, बाकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए अलग बात कर लेंगे। लेकिन ये कंफ्यूज्ड सिचुएशन जो है कि हमारे, अगर आप पिछले 30 साल में देखें तो हम पैचेस में जा रहे हैं, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। जो नेचुरल चेंज आ रही है, मैं देख रहा हूं कि दो खित्ते इमर्ज हो रहे हैं। एक खित्ता है जो इंडिया एंड द ईस्ट का है, जिसमें नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है, एंड पार्टली श्रीलंका है। दूसरा खित्ता जो है पाकिस्तान और वेस्ट और सेंट्रल एशिया का, लेड बाय चाइना, डेवलप हो रहा है। अगर दो बड़े जायंट्स फ्यूचर में चीन और हिंदुस्तान कंपीट करेंगे तो वो अपना इन्फ्लुएंस इस ब्लॉक में रखना चाहेंगे। पाकिस्तान को बड़ी क्लियर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पॉलिसी चाहिए इस वक्त कि मल्टीपल पार्टनर्स को कैसे डील करना है, और रीजनल ब्लॉक्स में ये जो वेस्ट और सेंट्रल एशिया का ब्लॉक है पाकिस्तान, उसमें इकोनॉमिक लीडरशिप ले सकता है। लेकिन अभी हमने उसका भी होमवर्क नहीं किया। देखिए ना, ये जो अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस है, उसके अंदर अभी तक इकोनॉमिक प्रोपोजिशन हमने नहीं डाली है। ये पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए कि नेबर्स अफगानिस्तान के रिवाइवल के ऊपर काम करेंगे। ये जो डोनर्स हैं, इनका बड़ा एक टेम्पररी इंटरेस्ट होता है, इनका एक सियासी इंटरेस्ट होता है। और मैं एक चीज बहुत सख्त शायद लोगों को लगे, जो मल्टीलैटरल्स हैं, मैंने कभी मल्टीलैटरल्स को इतना ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं देखा जितना मैं आजकल देख रहा हूं। जो उनकी जो लैंडिंग है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, वो इस वक्त उनके बड़े शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं, प्रोफेशनल्स नहीं करते। और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है। हमारा फेथ जो है ये ग्लोबल ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में बहुत कम होता जा रहा है। अच्छा सर, आईएमएफ के प्रोग्राम पे जरा बात करते हैं। ये जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है सर, और आईएमएफ की बुनियादी कंडीशंस भी और प्रोग्राम रिवाइव हो चुका है, स्टेट बैंक का जो ऑटोनॉमी का बिल है, इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए मेहताब साहब, आप ये रिपोर्टिंग करते रहे, ये कोई नई चीज नहीं है। फंड हमेशा से इस पे बात करता रहा है। देखिए, जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का सवाल हर आईएमएफ पे प्रोग्राम में रेज होता रहा है, और उसको हुकूमतें मुख्तलिफ तरह से डील करती रही हैं। इस वक्त कुछ सूरत हाल फर्क है, क्योंकि जो हमारे गवर्नर हैं उनका बैकग्राउंड भी आईएमएफ का है, तो गालिबन वहां पर सिनर्जी ज्यादा है ऑटोनॉमी के लिए। मैं इसको मेहताब साहब कुछ थोड़े से डिफरेंट एंगल से करूंगा। जब ये 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो मैं तब यूके में था, तो वहां पर अगर आपको याद हो, फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई गई थी। जो इशू है, देयर इज बहुत एक फाइन सी लाइन है बिटवीन ऑटोनॉमी एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो इदारे हैं, जैसे जब हमने एससीसीपी बनाया था, ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि आप कोऑर्डिनेशन छोड़ दीजिए। ट्रेजरी की और रेगुलेटर की कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी, सही फैसला खाली टेक्नोक्रेटिक ग्राउंड पे नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऑटोनॉमी को इस तरह लिया जाता है कि जैसे हमने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। एक तो ये माइंडसेट हमें बदलने की जरूरत है। और आप देखें, इवेंचुअली यूके को एफएसए को अबेंडन करना पड़ा था, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड और एफएसए आपस में बात नहीं कर रहे थे। ठीक है सर। एससीसीपी, स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सूबों की कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म मेरे हिसाब से होगा। जैसे हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन तब करनी चाहिए जब अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम हो,
जब अच्छा कोऑर्डिनेशन सिस्टम हो तो आप इदारों को ऑटोनॉमी देते हैं। सो एक तो ये चीज बड़ी क्रिटिकल है। दूसरी चीज ये है कि जो जहां पर मुझे इशू आता है कि जैसे अगर ऑटोनॉमी का सवाल है, द वे वी हैव टेकन इट फॉरवर्ड, देखे ना, इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर मैंने नहीं पढ़ा अभी तक कि क्यों देनी। इंटरनल तो है, लेकिन आपको चीदा चीदा जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक डिबेट में लाना पड़ता है ताकि वो आपको इनपुट भी दे और उसको ओन करे। ना पार्लियामेंटेरियन को पता है, ना बाहर के लोगों को पता है। सब लोग जो है मीडिया और जो आईएमएफ की प्रेस रिलीजेस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। सर मैं तो आपको थोड़ा सा बताऊं, ये सीपीएलसी है जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव, उससे भी वेवर ले लिया है कैबिनेट में लेके जाने से पहले, उसके बाद भी ड्राफ्ट नहीं लेकर गए। जब तक हम की स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेते, ये हमें एक बाहर की डिक्टेट रहेगा। अगर हम खुद फैसला करते हैं कि हमने स्टेट बैंक को ये ऑटोनॉमी देनी है, इस कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर में देनी है, वो फिर आपकी ओनरशिप आती है। देखिए मेरे जमाने में आपको याद हो एससीसीपी में 9/11 के बाद एंटी टेररिज्म, फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पे कानून का बहुत प्रेशर था। जी सर। तो वो प्रेशर सारा अमेरिका से आ रहा था और वेस्ट से आ रहा था, उसकी ओनरशिप यहां बहुत कम थी। वो चीज 14-15 साल लगे, अब हम एफएटीएफ की वजह से कुछ कर पा रहे हैं। जी सर। इसी तरह ये ऑटोनॉमी ओवरनाइट नहीं हो जाती है, इसकी एक गेम प्लान सीक्वेंसिंग होती है कि आपने कैसे करना है। और ये फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक का काम है कि वो स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिले। ये नहीं कि आप ऐलान कर दें कि हम ऑटोनॉमी साइन करने जा रहे हैं ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। और वही हुआ, इट क्रिएटेड कंफ्यूजन, यू नो। सो एक तो मैनर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं वरिड जो हूं गवर्नमेंट की फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे, कोऑर्डिनेशन के बगैर अच्छा फैसला मेहताब साहब नहीं हो पाता। और कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनल होता है, और यू नो उसके अंदर पार्लियामेंट है, उसके अंदर एससीसीपी है, उसके अंदर स्टेट बैंक है, और हमारे फेडरेशन में सूबे भी स्टेक होल्डर है। अच्छा सर, ये आपने देखा होगा जो आईएमएफ की एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनएक्यूरेट डेटा जो है वो दिया, और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से एक दफा फिर एक पेनल्टी से बच गया। तो ये जो हमारा डेटा का इशू है सर, इंटरनली तो ये प्रॉब्लम है ही, ये अब एक्सटर्नली ये सेकंड टाइम हुआ है कि आईएमएफ ने बाकायदा पब्लिकली प्रेस रिलीज के जरिए बताया है कि उन्हें इनएक्यूरेट डेटा दिया गया। सबसे पहले तो ये है कि हमने गारंटीज को परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्यों बनाया? देखिए मेहताब साहब, मैं इसको जो है नीयत पे या किसी ने जान के किया उस पे नहीं जाऊंगा। मेरी जाती राय बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमारे अंदर एक तो सलाहियत का फुकतान है, दूसरा हमें इंटरनेशनल इदारों का इतना कम एक्सपोजर है कि हमें समझ ही नहीं है कि उनसे डील कैसे करना है। आप अगर देखिए हमने अभी तक किया क्या, देखिए मैं बड़ा ओपन क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इस हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान हमने वहां अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो एक हॉलिडे पोस्ट है कि आपने एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को प्लीज करने के लिए वहां बिठा दिया जाता है। हमें वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कलीदी रोल है इन चीजों के अंदर, लेकिन अगर उसको इस चीजों की समझ ही नहीं होगी और वो पोस्ट रिटायरमेंट सिर्फ पैसे कमा रहा है और अपनी पेंशन में इंटरेस्टेड है, तो वो हमारे इंटरेस्ट कैसे वॉच करेगा, और उसको तनख्वाह भी वो इदारा दे रहा है। बिल्कुल। तो एक तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें इन चीजों को संजीदगी से लेने की जरूरत है। हमारे ऊपर मल्टीलैटरल्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पास सलाहियत उनको डील करने की कम होती जा रही। सो ये जो आपके सवालात इसलिए आ रहे हैं कि जब समझ ही नहीं होगी, जब सलाहियत ही नहीं होगी हमारे, आप देखिए पहले सीनियर लेवल के ऊपर गवर्नमेंट बाकायदा पुश करके लोगों को प्रमोट करवाती थी, हमारे लोग वाइस प्रेसिडेंट बनते थे, डायरेक्टर जनरल रहते थे। अब आप मुझे एक पाकिस्तानी का नाम गिनवा दीजिए जो उस लेवल पे हो मल्टीलैटरल्स के अंदर। इवन चीन के बैंक के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है मल्टीलैटरल में। मैं ये अर्ज कर रहा हूं जिन पे आप डिपेंडेंट हैं उनको समझने के लिए प्रोफेशनल्स को वहां पर प्रमोट कीजिए, पुश कीजिए। मैंने जब वर्ल्ड बैंक छोड़ा है तो मैं गालिबन हाईएस्ट ग्रेड में पाकिस्तानी था कहीं पर भी दुनिया में। हमारे लोग अब खत्म होते जा रहे हैं, तो समझेंगे कैसे हम?
जो सर फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आप वर्ल्ड बैंक में या IMF में देखें जो वाशिंगटन में पोस्टेड है, इंडियंस बड़ी तादाद में हो गए हैं और पाकिस्तानी हम कम हैं। इसकी एक वजह शायद हमारी लेग पुलिंग भी है या कोई बिहेवियर नहीं, प्रॉब्लम है, ये पता नहीं क्या है। देखिए मैंने जो अर्ज किया कि मल्टीलैटरल पर सियासी इंटरेस्ट जो बढ़ गया है, इन्फ्लुएंस, वो इसी तरह बढ़ा है। आप जाकर देखिए तो आधे से ज्यादा वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम दिल्ली से मैनेज हो रहे हैं, जो साउथ एशिया के। सो हमने एक, अगेन आपकी पहली बात, हमने एक स्पेस दी है जो लोगों ने कैप्चर कर ली। अभी भी हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए। आपके सबसे बड़े लेंडर्स हैं, हाउ टू डील विद देम, यू नो। EAD के अंदर कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मैं कब से बार बार बात कर रहा हूं कि हमारे पास चीन हमारा दोस्त है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कहिए अपना दफ्तर यहां लाएं, अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सीनियर प्रोफेशनल रखें, एक दो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो, ताकि वो खित्ते में पाकिस्तान के इंटरेस्ट को समझ पाए। मैं ये नहीं कह रहा अनड्यू फेवर करें, लेकिन हमारी आवाज तो हो ना, हम शेयर होल्डर है। सो हम अपनी आवाज एशियन डेवलपमेंट बैंक में, IMF में, वर्ल्ड बैंक में तो ग्रुप में तो अब निकल गई क्योंकि वो स्पेस कैप्चर हो गई। लेकिन जो रीजनल हमारे मल्टीलैटरल्स हैं, वहां पर हमें अपनी गेम को प्रोफेशनली रेज करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम उसको रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के लिए एक बोनस की पोस्टिंग बना दें। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया सर, और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी आप हमारे साथ जो है ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। इट्स अ प्लेयर। आपका बहुत एज ए जर्नलिस्ट भी एहतराम है, एज ए फ्रेंड भी एहतराम है। जब आप कहेंगे आपसे बात होती रहेगी। हमने तो अपनी जात से हट के पाकिस्तान के मफाद की बात करनी है और करते रहेंगे इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, खुदा हाफिज।